बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 6 डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग। इसके तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एक जगह पर इकट्ठे कर दिए गए हैं। आप इसको समझें, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन आपको बताया गया है। इसी वीडियो से आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं और इसी वीडियो से आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा वो आपको कहता है चैप्टर 6 के व्हाट इज डाटा। अब डाटा बेटा आप बुक में डेफिनेशन पढ़ते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड डाटा। इस रॉ फैक्ट एंड फिगर से मतलब क्या है? एक तो डाटा बेटा किसी फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। लेकिन इस रॉ फैक्ट की क्या बात है? रॉ फैक्ट से मुराद ये है बेटा कि वो डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, उस डाटा के ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपका क्लास टीचर जो है बोर्ड के ऊपर मार्क्स कैलकुलेट करता है आप तमाम बच्चों के। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और टीचर आपको कहते हैं कि जी अपने अपने टेस्ट के मार्क्स बताएं। आपने जब मार्क्स बताए, उन्होंने बोर्ड के ऊपर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। किसी के 50 थे, किसी के 65 थे, किसी के 70, किसी के 90, किसी के 80। अब जब 50 बच्चों के मार्क्स उन्होंने नोट कर लिए तो दरवाजे से प्रिंसिपल साहब एंटर हुए और उन्होंने कहा कि जी आप बताएं कि आपके कितने बच्चों के 80 से अबव मार्क्स आए हैं। एट अ ग्लांस, एक नजर में वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? उन्होंने डाटा को तरतीब ही नहीं दिया हुआ था। इस चीज को कहते हैं बेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, कि अभी आपका डाटा मौजूद है लेकिन खाम हालत में है, आपने उसको प्रोसेसिंग नहीं किया हुआ। इसके बरक्स जो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कहते हैं वी कैन प्रोसेस डाटा टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। जब आप डाटा को प्रोसेस करते हैं, उस पर कोई फार्मूला लगाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आते हैं, तो डाटा आपका कन्वर्ट हो जाता है बेटा इंफॉर्मेशन में। अब वही टीचर प्रिंसिपल के जाने के बाद उस बोर्ड पे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। मतलब सबसे ज्यादा नंबर जिनके उन्हें ऊपर लिख लेते हैं, फिर उससे छोटे वाले नंबर, फिर उससे कम, और साथ में नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। 5 मिनट बाद जो है प्रिंसिपल राउंड लेकर वापस आते हैं, कहते हैं हाँ जी आपने काउंट कर लिया, कितने बच्चे 80% से ऊपर हैं। अब नंबरिंग भी साथ लगी हुई है, सामने परसेंटेज भी लिखी हुई है। फौरन वो बता देंगे जी 10 बच्चे 80% से ऊपर है। अगर प्रिंसिपल वहीं पे सवाल दाग दे कि जी 50% से ऊपर कितने हैं, वो देखेंगे 50 कहां पे आ रहा है टच, और कह देंगे जी 19 बच्चे जो हैं वो 50% से ऊपर है। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब आप डाटा को बेटा प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर कोई फार्मूला लगाते हैं, तरतीब लगाते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन में बदल जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा व्हाट आर डाटा टाइप्स, कि डाटा कितनी कैटेगरीज का हो सकता है। जो मेजर कैटेगरीज हैं बेटा डाटा की वो तो 2 हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वेश्चन 4 में वो पूछता है। क्वालिटेटिव डाटा में बेटा आप लेबलिंग करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, अच्छा अल्फाज में डाटा को बयान करते हैं, बिहेवियर में डाटा को बयान करते हैं, क्वालिटीज में बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि अली का कद अंसर से बड़ा है, ठीक है, अली असलम से ज्यादा ज़हीन है, ये डाटा बेटा क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर है। लेकिन कितना ज़हीन है, कितना कद बड़ा है, ये न्यूमेरिकल डाटा मैंने आपको नहीं दिया, इसलिए ये क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा कि ये क्वालिटी की बुनियाद पर है, कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर है, इसमें कोई न्यूमेरिक फिगर मौजूद नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा क्वेश्चन 5 में कहता है क्या खसूसियात हैं क्वालिटेटिव डाटा की। एक तो बेटा क्वालिटेटिव डाटा नॉन न्यूमेरिक होता है, इसमें आपको न्यूमेरिकल फिगर नहीं देते, और कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब कि बिहेवियर की बुनियाद पर या कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर आप कैटेगरी बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन 6 में कहता है बेटा आपको व्हाट इज नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव डाटा की। तो क्वालिटेटिव डाटा को हम वर्ड्स में, लेबल्स में या सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स की बजाय हम अल्फाज में बयान करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताते हैं। ठीक है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अली, बदर, कासिम। मैंने आपको एक और एग्जांपल दी कि जी अली का कद अंसर से बड़ा है, तो ये हमने अल्फाज में बयान कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछता है बेटा व्हाट इज कैटेगोरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा जो है
वो कैसे कैटेगरी उसकी बनाई जाती है? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन 8 में आपको कहता है बेटा व्हाट इज क्वांटिटेटिव डाटा। अब ये सेकंड कैटेगरी आ गई डाटा की, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में बेटा आप डाटा को नंबर्स की फॉर्म में शो करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा में बेटा अल्फाज की बजाय, डिस्क्रिप्शन की बजाय नंबर्स की फॉर्म में आपको फिगर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी पुरानी एग्जांपल को डिस्कस करें कि अली का कद आंसर से बड़ा है, अब मैं कह रहा हूं कि अली का कद आंसर से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसका मतलब है मैंने एग्जैक्ट फिगर बताया कि उसका कद आंसर से कितना बड़ा है। तो क्वांटिटेटिव डाटा कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल होता है, पैटर्न रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोई पूछता है कि जी आपकी क्लास में बच्चे कितने हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि जी 50 बच्चे हैं। दूसरा शख्स कहता है कि जी मेरी क्लास में काफी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये जो काफी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ये हो गया क्वालिटेटिव डाटा। और जिसने कहा है कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ये हो गया बेटा क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा में हमेशा न्यूमेरिकल फिगर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपको कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्वांटिटेटिव डाटा की। तो सबसे पहले बीइंग न्यूमेरिकल, कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं नंबर्स की फॉर्म में। क्वांटिटेटिव डाटा मेजरेबल होता है, काउंटेबल होता है, अरिथमेटिकल फॉर्म में होता है हमेशा। क्वेश्चन 10 में आपसे कहता है बेटा व्हाट इज न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। तो न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का यही मतलब है बेटा कि डाटा को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मेजरेबल क्वांटिटीज का जो डाटा है वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल योर हाइट, योर वेट, योर टेस्ट स्कोर, ठीक है। अब आपकी हाइट जो है वो इंचेस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, मीटर्स में होगी, लेकिन न्यूमेरिकल फिगर में आएगी। आपका वेट इसी तरह न्यूमेरिकल फिगर में स्कोर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। आपके टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे? नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा आपसे पूछता है व्हाट इज मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा मेजरेबल होता है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और टूल। फॉर एग्जांपल रूलर आप इस्तेमाल करते हैं, मीटर रॉड इस्तेमाल करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, थर्मोमीटर आप इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डाटा मेजरेबल होता है, जबकि क्वालिटेटिव डाटा मेजरेबल नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस बेटा आपको लाजमी आना चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में से डेफिनेशन हर सूरत पेपर में डाली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहता है व्हाट इज काउंटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा जो है इट कैन बी काउंटेड और एन्यूमरेटेड, पर्टिकुलरली फॉर डिस्क्रीट डाटा। ऐसा क्वांटिटेटिव डाटा जिसे गिना जा सके होल नंबर्स में, वो क्या कहलाता है? काउंटेबल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रूम, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लासरूम, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लासरूम, ठीक है, नंबर ऑफ फैंस इन अ रूम, नंबर ऑफ एसीज इन अ रूम। तो ये क्या है? काउंटेबल डाटा, इसको आप गिनती करते हैं। ये मेजरेबल नहीं है बल्कि काउंटेबल है। तो काउंटिंग में हमेशा बेटा डिस्क्रीट डाटा आता है, होल नंबर्स में वैल्यू आती है, और मेजरमेंट में जो है वो डाटा किस तरह आता है? पॉइंट्स की फॉर्म में आता है। क्वेश्चन 13 में बेटा आपको वो कहता है व्हाट इज अरिथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी यूज्ड इन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिकल ऑपरेशंस? कि आपने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो आप क्वांटिटेटिव डाटा के साथ ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा का क्या मतलब है बेटा? कि आपने अपने डाटा को तरतीब लगाई है किसी सिस्टम की बुनियाद पे, सिस्टमैटिकली, किसी लॉजिक की बुनियाद पे। ऑर्गेनाइजिंग डाटा सिस्टमैटिकली इज इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जब आप किसी डाटा के पैटर्न को रीड आउट करना चाहते हैं, जब किसी डाटा के बिहेवियर को पढ़ना चाहते हैं, उसका ट्रेंड देखना चाहते हैं कि आया वो डाटा इंक्रीज कर रहा है, आया वो डाटा डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए आपको अपने डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाना पड़ता है। व्हेन योर डाटा इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इट हेल्प्स टू रिड्यूस एरर। तो उसमें एरर भी कम होते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें जो वैग डाटा होगा, जो खराब डाटा होगा, वो आप इग्नोर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन टेबल रिड्यूसेस सच मिस्टेक्स।
अब मोस्टली जो है लोग टेबल्स या ग्राफ्स या चार्ट्स की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डाटा ऑर्गेनाइज करने की क्या अहमियत है, यूजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एक ही बात है, ठीक है। प्रॉपर जब आप बेटा ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, इससे आपका टाइम बचता है, डाटा की सर्चिंग आसान हो जाती है, ठीक है। टू फाइंड एंड एनालाइज एनी टाइप ऑफ डाटा इज इजी। तो व्हेन डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, इजी टू फाइंड एंड एनालाइज डाटा। सेकेंड चीज, ऑर्गेनाइज डाटा क्लैरिटी देता है आपको, ठीक है। व्हेन डाटा इज प्रेजेंटेड विद क्लैरिटी, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। समझना आसान हो जाता है ऐसे डाटा को जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो। थर्ड, बाय ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू टेबल, चार्ट, ग्राफ। अब जब टेबल, चार्ट या ग्राफ की फॉर्म में डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है तो एक लुक में, एक नजर में आपको डाटा की समरी पता चल जाती है, ठीक है। आप ये काबू कर लेते हैं कि डाटा कहना क्या चाह रहा है, ठीक। अब देखिए चार्ट जब आपके पास बना होता है, बार चार्ट आता है आपके पास 50 ओवर के मैच का, तो एक नजर में आपको पता चल जाता है कि जी 21वें ओवर में जाकर 25 स्कोर पड़ा था, क्योंकि उसका बार सबसे ऊपर जा रहा होता है। अच्छा, जिस ओवर की बार 0 पे होती है, फौरन से आपको पता चल जाता है कि उसमें 0 स्कोर पड़ा है। तो ये फायदा है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। फिर है व्हाट आर डाटा टेबल्स। डाटा टेबल्स बेटा, टेबल्स की फॉर्म में जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो डाटा क्लैरिटी आती है, और कंपेयर करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा का ट्रेंड रीड आउट करने के लिए, डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए आसानी होती चली जाती है। क्वेश्चन 17 में वो आपसे कहता है व्हाट इज चार्ट। चार्ट क्या है? चार्ट्स जो है डाटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तस्वीरी शक्ल में डाटा को शो करना, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी के साथ चार्ट की फॉर्म में दिखा दिया जाता है। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स? बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स और पाई चार्ट्स, ठीक है। तो बार चार्ट होते हैं जो स्ट्रेट लाइंस जारी होती हैं, लाइन चार्ट लाइन की शक्ल में होता है, और पाई चार्ट बेटा सर्कल की शक्ल में होता है। मैं आपको इसकी तस्वीरी शक्ल भी दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखें, बार चार्ट सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर का बना हुआ है। बार चार्ट में देखें आपके पास सेल्स बाय कैटेगरी दिखा रहा है, ए, बी और सी की। तो इसमें देखें बार्स बनी हुई है। अब सी कैटेगरी की बार सबसे बड़ी है, इसका मतलब है कि सी कैटेगरी की सेल सबसे ज्यादा है। लाइन चार्ट में देखें आप, लाइन की फॉर्म में आप डाटा पैटर्न देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज जो है लाइन के साथ ओवर द टाइम इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर आप देखें पाई चार्ट को, तो पाई चार्ट सर्कल में डिवाइड हुआ है, मार्केट शेयर परसेंटेजेस में बताई गई। तो अब देखें जो ब्लू कलर से शेयर है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद उससे कम शेयर ऑरेंज कलर का है, फिर ग्रीन का है, फिर येलो का। तो इन डिफरेंट कलर से हम डिफरेंट कैटेगरीज को शो कर रहे होते हैं। इसी तरह ग्राफ जो है, ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेटा। कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स हम निकालते हैं। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई पे क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इनका आपस का रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। तो ये एक तस्वीरी शक्ल दिखाना आपको जरूरी थी ताकि आपको ये समझ आ जाए कंपैरेटिव एनालिसिस में कि चार्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकली वो होते कैसे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 18 था बेसिकली, व्हाट आर टाइप्स ऑफ चार्ट, जिसकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई। 19 में उसने कहा है कि ग्राफ्स क्या है। तो ग्राफ्स विजुअल टूल्स हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डाटा पॉइंट्स आप इसमें शो करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एक्स और वाई एक्सिस पे दो कैटेगरीज को, दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं। अब ग्राफ की टाइप्स क्या है बेटा? लाइन ग्राफ भी है, बार ग्राफ भी है, स्कैटर प्लॉट्स भी हैं, हिस्टोग्राम भी है। डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स आपके पास मौजूद होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस में अपने डाटा को आसानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया बेटा व्हाट इज डाटा कलेक्शन। व्हाट इज डाटा कलेक्शन का क्या मतलब है बेटा? गैदरिंग डाटा, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, डाटा जमा करना, डाटा अपने पास इकट्ठा करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाटा कलेक्शन कहते हैं। तो वो लिखता है द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस, मेक डिसीजंस और अंडरस्टैंड समथिंग बेटर इज कॉल्ड डाटा कलेक्शन, ठीक है। जैसे आपके टीचर ने 50 स्टूडेंट्स से टेस्ट का स्कोर जमा किया और अपने पास कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड डाटा कलेक्शन। अब मेथड्स क्या हो सकते हैं बेटा डाटा कलेक्शन के? उनके ऊपर आपने बात करनी है। सबसे पहला बेटा सर्वे। सर्वे में आप एक क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं और उस क्वेश्चनर को हो सकता है कि आप पेपर पे फिल करवाएं, हो सकता है लोगों से फोन कॉल करके फिर डाटा ले लें, या आप ऑनलाइन जो है इंटरनेट के जरिए डाटा लें,
कोई उनको लिंक भेज के, कोई ऑनलाइन फॉर्म भेज के, इसको बेटा सर्वे कहते हैं। सर्वे जो है फीडबैक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हैं और लास्ट क्लास में टीचर आपको एक फॉर्म देता है और पूछना चाहता है कि जी आप इस क्लास से कितने % सेटिस्फाई हैं, कितने % डाटा इंफॉर्मेशन जो है या नॉलेज जो है वो आपको मुंतकिल किया जा सका, तो ये सर्वे है एक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 में वो आपको कहता है बेटा व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन सर्वे डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वे डिजाइन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, जहन में रखनी है। सबसे पहला, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कि सादा बात करें ताकि हर शख्स उस सर्वे फॉर्म को, क्वेश्चनेयर को पढ़ सके, समझ सके। छोटी बात करें, सादा अंदाज में बात करें ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो। सेकंड चीज, मल्टीपल चॉइस का इस्तेमाल करें। अच्छा, मल्टीपल चॉइस में फायदा क्या होता है बेटा कि आपने कह दिया 10%, 20, 30, 40, 50, अब उसने इसी में से टिक करना है, इसके अलावा वो टिक नहीं कर सकता। अगर आप इसको ओपन छोड़ देंगे रेटिंग स्केल को, तो वो क्या करता, हो सकता है वो लिख देता 500%, हो सकता है वो लिख देता -20%, ठीक है। अब आपने बताना है कि मेरी चॉइसेस क्या हैं जिनमें से आपने जवाब देना है। तो रेटिंग स्केल को हमेशा जो है क्या करें, मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में पेश करें ताकि यूजर वैग डाटा, ठीक है, आउट ऑफ द बाउंड डाटा आपको ना दे सके। वैल्यू देनी थी 0 से 100 के दरमियान, उसने वैल्यू दे दी माइनस में या वैल्यू दे दी 1000 में, तो वो आपके किसी काम की नहीं है। इसी तरह टेस्ट योर सर्वे बिफोर सेंडिंग इट आउट, एनालाइज द रिजल्ट, कि अपने सर्वे के रिजल्ट को हमेशा पहले क्या करें, टेस्ट करें, देखें कि कितना प्योर रिजल्ट आपके पास आया है। तो रिजल्ट्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है बिफोर एनी एक्सपेरिमेंट में, जब आपने डाटा इस्तेमाल करना हो उससे पहले। क्वेश्चन 24 में बेटा आपको कहता है व्हाट आर डाटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्टोरेज एंड प्रोसेस। तो स्टोरेज की और प्रोसेसिंग की बुनियाद पर जो डाटा की टाइप्स है वो है या स्ट्रक्चर्ड डाटा या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को समझने के लिए इनका क्या डिफरेंस क्या है। मेन स्ट्रक्चर्ड डाटा बेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, फॉर्मेटेड फॉर्म में होता है, आप इजीली उसमें से सर्च कर सकते हैं, अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म या फॉर्मेटेड फॉर्म ऑफ डाटा को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा। किसी ना किसी प्रॉपर लॉजिक की बुनियाद पर उसे फॉर्मेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बरक्स क्वेश्चन 26 है बेटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो फ्री फॉर्म डाटा होता है, रॉ फॉर्म होता है, ठीक है। वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में अरेंज नहीं किया गया होता, बल्कि किसी भी वैग फॉर्म में आपके पास होता है। फिर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन 27 में व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा कि डाटा को तस्वीरी शक्ल में देखना, डाटा को तस्वीरी शक्ल में देखना। डाटा विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग नंबर्स एंड इंफॉर्मेशन इनटू पिक्चर्स, कि अगर आप अपने डाटा को तस्वीर की शक्ल में पेश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा विजुअलाइजेशन। These picture make it easier for us to understand what the data is telling us. इन तस्वीरों की शक्ल से हम आसानी पहचान लेते हैं कि डाटा क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ्स और चार्ट्स दिखाए थे पिछले सेक्शन में। क्वेश्चन 28 में आपको वो कहता है व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स। डाटा विजुअलाइजेशन के बेटा टूल्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं बेटा, ये आपको चार्ट बनाने की इजाजत भी देते हैं, ग्राफ्स बनाने की इजाजत भी देते हैं। उसके बाद है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स जो है ये भी एक्सेल की तरह है बेटा, ये भी आपको विजुअलाइजेशन चार्ट्स ऑनलाइन बनाने की इजाजत देते हैं। फिर है टैब्ल्यू। टैब्ल्यू जो है वो ये भी एक पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं, डिटेल्ड तस्वीरें बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के नाम से एक टूल है जो क्या करता है, आपको विजुअलाइजेशंस की कैटेगरी में चार्ट्स भी बनाने देता है, ग्राफ्स भी बनाने देता है, मैप्स भी बनाने देता है और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में देता है। आप इजीली अपने डाटा के ट्रेंड को पढ़ सकते हैं। इस तमाम कैटेगरी ये जितनी भी हमने पढ़ी हैं डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स की, इनका मकसद सिर्फ एक ही है। इनका मकसद क्या है कि आप अपने डाटा को कंसाइज फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक पेज पे एक तस्वीर में आराम से समझ सकें। फिर आ जाता है बेटा आपके पास क्वेश्चन 29 में व्हाट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग। अब देखिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है प्री और प्रोसेसिंग। प्री का मतलब होता है बेटा पहले,
ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग आपका फर्स्ट स्टेप है डेटा के साथ वर्क करने के लिए। डेटा को एनालाइज कर रहे हैं आप, डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डेटा को कोई फॉर्मेटिंग करने लगे हैं, मैनिपुलेशन करने लगे हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? डेटा प्री प्रोसेसिंग। इट इन्वॉल्व्स गेटिंग द डेटा रेडी फॉर एनालिसिस बाय क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट। क्लीनिंग डेटा से मुराद ये है बेटा, डेटा साफ करने से मुराद ये है कि डेटा के एरर्स को रिमूव करना है, डेटा के एरर्स को रिमूव करना है। व्हाट आर डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स? अब डेटा की जो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं बेटा, उसमें सबसे पहले एवेल्युएटिंग डेटा क्विकली, कि आप डेटा को इस्तेमाल करने से पहले डेटा की क्वालिटी को चेक करें। आप ये गारंटी लें कि ये एक्यूरेट डेटा है, ये कंप्लीट डेटा है, ये रिलायबल डेटा है, इसमें कोई मिसिंग्स तो नहीं है। सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई एरर्स, आउटलियर्स एंड बायसेस। एरर्स क्या होते हैं बेटा? डेटा में कोई मिस्टेक रह गई है, डेटा में कोई कॉलम जो है गलत आ गया है, डेटा में कोई एंट्री गलत है। आउटलियर्स क्या है? अनयूजुअल वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज, जो डेटा में बाकी डेटा के साथ फिट नहीं होती। बाकी सब बच्चों ने अपने मार्क्स 0 से 100 के दरमियान लिखे हैं, 4 बच्चों ने अपने मार्क्स लिख दिए हैं 100 से ऊपर या 0 से भी कम, तो ये आउटलियर्स है ना, ये आपके बाकी डेटा से किसी सूरत भी मैच नहीं करेंगे। तीसरी चीज है बेटा बायस। बायस होता है डिस्टॉर्शन दैट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। आपके डेटा का झुकाव किसी एक सिमत में, इसको बायस कहते हैं। ठीक है, कि आपने सारा का सारा डेटा जो है गर्ल्स से इकट्ठा कर लिया। फॉर एग्जांपल 9th 10th के ऊपर आप कोई रिसर्च कर रहे थे, अब आपने डेटा लेना था 9th 10th के स्टूडेंट से, आपने सारा गर्ल्स स्कूल से डेटा ले लिया, तो ये बायस डेटा है। इसमें बॉयज की तो चॉइस ही नहीं आई, बॉयज का तो जो है फीडबैक ही नहीं आया। या इसके बरक्स आपने सारा का सारा डेटा सिर्फ बॉयज से ले लिया, ये भी बायस डेटा है। या एक शख्स जाता है, वो डेटा इकट्ठा करना था उसने 9th और 10th दोनों क्लासेस से, लेकिन सिर्फ 10th क्लास से सारा डेटा इकट्ठा करके ले आता है, ये भी बायस डेटा कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा आपके पास व्हाट इज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि आप ये चेक करें कि क्या आपका डेटा कंप्लीट है, क्या आपका डेटा एक्यूरेट है। इन दोनों टर्म्स को समझें। कंप्लीटनेस ऑफ डेटा मीन्स दैट नो डेटा इज मिसिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है एक शीट पर इकट्ठे किए हैं, अब वहां पे 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स एंटर नहीं किए, इसका मतलब आपका डेटा मिसिंग है, आपका डेटा कंप्लीट नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब है कि डेटा करेक्ट होना चाहिए। अब आपके टेस्ट के मार्क्स थे 100, तो डेटा में 0 से लेकर 100 के दरमियान ही वैल्यूज होनी चाहिए। आपकी वैल्यूज 100 से ज्यादा आ रही हैं या 0 से कम आ रही हैं, दैट्स मीन कि आपका डेटा एक्यूरेट नहीं है। तो इस नॉन एक्यूरेट डेटा को ठीक करने के लिए क्या प्रोसेस लगाते हैं? डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 32 में वो आपसे कहता है व्हाट इज डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स एरर रिमूविंग, हैंडलिंग मिसिंग डेटा एंड डीलिंग विद आउटलियर्स। कि आप एरर्स को रिमूव करें, मिसिंग डेटा को रिमूव करें और आउटलियर्स को रिमूव करें। आउटलियर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया है। एरर्स आर ईदर करेक्टेड और द इनकरेक्ट डेटा इज डिलीटेड। अब एरर्स को डील करने का जो तरीका है वो ये है, या तो उस एरर को ठीक कर लें अगर गुंजाइश निकलती है, और अगर एरर्स ठीक करने की गुंजाइश नहीं निकलती तो आप इनकरेक्ट डेटा को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका जो मिसिंग डेटा है वो आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा में से रिमूव हो जाए। क्वेश्चन 33 में बेटा है क्वेश्चन कि व्हाट आर डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। एनालिसिस का मतलब होता है बेटा तज्जिया करना। डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व एग्जामिनिंग डेटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन। कि आप डेटा में से जब अपने मकसद की बात निकालना चाहते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं डेटा की बुनियाद पर, उसके लिए आपको डिटेल एनालिसिस ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 2 मेन टाइप्स डेटा एनालिसिस की हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन 34 में पूछा गया व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो आप नंबर्स के साथ डील करेंगे, आप मेजरेबल डेटा के साथ डील करेंगे, आप काउंटेबल डेटा के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो इससे आप पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करेंगे और न्यूमेरिक डेटा में ट्रेंड पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, अब जून में सेल्स थी 1000, जुलाई में थी 2000, अगस्त में थी 3000, सितंबर में थी 4000। इसका मतलब है न्यूमेरिकल फिगर में ये बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका ट्रेंड क्या आएगा? इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। इसके बरक्स अगर किसी कंपनी का उलट हो, कम हो रही हो, तो वो डिक्रीजिंग में ट्रेंड आ जाएगा।
फिर क्वेश्चन 35 पे है बेटा व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है नॉन न्यूमेरिक डाटा के साथ किया जाता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का जो तज्जिया है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है, जैसे टेक्सचुअल डाटा का एनालिसिस, इमेजेस का, साउंड्स का, वीडियोस का एनालिसिस। तो ये बुनियाद होता है बेटा किस चीज की बुनियाद पे चल रहा होता है, कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, मीनिंग्स की बुनियाद पे, अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे। ठीक है। क्वेश्चन 36 है बेटा व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज एंड डाटा बैकअप्स। अब क्लाउड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि जो स्टोरेज डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए वो आपके लोकल कंप्यूटर पे नहीं है, बल्कि ओवर द इंटरनेट आपने किसी कंपनी से सर्वर पे डिवाइस ली हुई है। आप इंटरनेट के जरिए अपने डाटा को वहां अपलोड करते हैं और इंटरनेट के जरिए ही अपने डाटा को वहां से डाउनलोड करते हैं। ऐसी स्टोरेज को बेटा क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। ठीक है। तो इन टूडेज वर्ल्ड वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इज एसेंशियल, कि आज के दौर में ऑनलाइन काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। अब ऑनलाइन शेयर करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, क्लाउड स्टोरेज की। कोलैबोरेटिव टूल्स मेक दिस पॉसिबल, अलाउइंग पीपल टू वर्क टुगेदर, शेयर फाइल्स एंड एक्सेस देयर वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो क्लाउड स्टोरेज की मदद से आप अपनी फाइल शेयर करते हैं, अपनी फाइल्स को किसी भी जगह बैठ के एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट होना लाजिम है। ठीक है। तो लोग मिलकर काम कर सकते हैं। सेकंड चीज लिखी हुई है बेटा डाटा बैकअप। बैकअप होता है एडिशनल कॉपी ऑफ योर डाटा इज कॉल्ड डाटा बैकअप। ये लाइन यहां पर ऐड कर लीजिएगा प्लीज आप। डाटा बैकअप क्या है बेटा, एडिशनल कॉपी ऑफ योर डाटा इज कॉल्ड डाटा बैकअप। आपके डाटा की एक और कॉपी, वो आपने यूएसबी पे रखी है, वो आपने ईमेल पे रखी है, वो आपने डीवीडी सीडी पे रखी है, वो आपका डाटा बैकअप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डाटा बैकअप। क्वेश्चन 37 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज फॉर डाटा मैनेजमेंट। अब क्लाउड स्टोरेज डाटा मैनेजमेंट के लिए क्या है, ओवर द इंटरनेट स्टोरेज परचेज करना। यूजिंग क्लाउड स्टोरेज फॉर मैनेजिंग डाटा हैज बिकम एसेंशियल पार्ट। आज की जरूरत बन चुका है ये ऑफ हाउ वी स्टोर डाटा, हाउ वी एक्सेस डाटा, हाउ वी शेयर आवर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इट अलाउ अस टू सेव फाइल्स ऑन द इंटरनेट फॉर एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस। तो ये मेन लाइन है बेटा इसके जवाब की कि क्लाउड स्टोरेज अलाउ अस टू सेव फाइल्स ऑन द इंटरनेट टू एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस। कि जब आप क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे तो आप उस पर अपनी फाइल्स इंटरनेट के जरिए सेव करेंगे और इंटरनेट के ही जरिए एक्सेस करेंगे किसी भी डिवाइस पे, चाहे आप अपने टैबलेट से कर लें, मोबाइल फोन से कर लें, लैपटॉप से कर लें, डेस्कटॉप कंप्यूटर से कर लें। क्वेश्चन 38 है बेटा व्हाट इज रिमोट एक्सेस। रिमोट का मतलब होता है दूर दराज। ठीक है। रिमोट एक्सेस का मतलब दूर बैठ के रसाई करना अपने रिसोर्सेज को, अपने कंप्यूटर को। तो रिमोट एक्सेस रेफर टू एबिलिटी टू कनेक्ट एंड यूज कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम अ डिस्टेंट लोकेशन। डिस्टेंट का मतलब दूर, किसी दूर जगह पर बैठकर आप अगर अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस। जैसे अगर हम ऑनलाइन काम करते हैं अपने ऑफिस का और घर बैठ के मैं अपने सर्वर को लॉग इन करता हूं उसका आईपी एड्रेस देके, यूजर नेम पासवर्ड देके, तो इस एक्सेस को बेटा क्या कहेंगे, इस एक्सेस को रिमोट एक्सेस कहेंगे। क्या कहेंगे, रिमोट एक्सेस। क्वेश्चन 39 में बेटा व्हाट इज डाटा बैकअप। डाटा बैकअप क्या है, एडिशनल कॉपी ऑफ योर डाटा इज कॉल्ड डाटा बैकअप्स। तो डाटा का बैकअप में आपके इंपॉर्टेंट डाटा फाइल्स आ जाती हैं जो आप किसी ना किसी सेपरेट डिवाइस पे स्टोर करेंगे। अब वो सेपरेट डिवाइस आपकी बेटा सीडी डीवीडी हो सकती है, वो आपकी यूएसबी हो सकती है, वो आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, सो एंड सो ऑन। किसी भी जगह आप अपने एडिशनल फाइल्स, एडिशनल कॉपी सेव कर रहे हैं फाइल्स की, तो इसको क्या कहते हैं, डाटा बैकअप कहते हैं। और ये जरूरी इसलिए होता है बेटा कि अगर कभी आपका डाटा लॉस हो जाए तो डाटा बैकअप आपका काम आता है। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव टूल्स। कोलैबोरेटिव टूल्स बेटा वो टूल्स होते हैं जिन पर आपकी टीम जो है मिलजुल कर काम कर सके। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे टाइम सेव होता है और ये हर शख्स को अपना काम में हिस्सा मिलाने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आपने कोई फाइल रख दी है जिसे सारी टीम ने फिल करना है। अब एक तरीका यह था कि सारी टीम ऑफिस आती और फिर आके अपना डाटा उसमें फिल करती। जब आपने क्लाउड स्टोरेज पे रख दी और कोलैबोरेटिव टूल का किसी का इस्तेमाल कर लिया, सब लोग अपने घर बैठे उस लिंक को ओपन करेंगे, उस फाइल में अपना डाटा रखेंगे, सेव करेंगे
और काम खत्म। इससे आपका बेटा टाइम भी बचा, इसमें एफर्ट भी बची और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बचे हुए टाइम में आप कुछ भी और काम कर लेंगे। सेकंड चीज है बेटा वर्जन कंट्रोल, कि आपका डाटा लॉस नहीं होता। वर्जन से मुराद होता है कि जब आपने डॉक्यूमेंट में कोई तब्दीली की और सेव किया तो पिछली फाइल जो है ओल्ड वर्जन बन गई और नई फाइल जिसमें आपने चेंजेस किए वो क्या बन गई, न्यू वर्जन। अब आपने इस न्यू फाइल में दोबारा चेंज किया और सेव किया तो अब एक और नया वर्जन आ गया। तो तमाम वर्जन्स जो है वो कोलैबोरेटिव टूल सेव करता चला जाता है और उसका रिकॉर्ड रखता है कि पिछले वर्जन में क्या था और नेक्स्ट वर्जन में क्या है। ठीक है, तो इसको वर्जन कंट्रोल कहते हैं। इससे आपका डाटा लॉस नहीं होता। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए पुरानी फाइल पे जाने की तो इसकी इजाजत भी वो आपको दे देता है। क्वेश्चन 41 में है बेटा व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस ऐसे ही है जैसे कि एक डिटेक्टिव होता है और नजर रखता है, मॉनिटर करता है अपनी चीजों को। तो डाटा साइंस आज की वो फील्ड है बेटा जिसकी मदद से आप डाटा के पैटर्न्स को पढ़ रहे हैं, डाटा के बिहेवियर को पढ़ते हैं, डाटा के बिहेवियर की बुनियाद पर जो है क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो आप डाटा की बिहेवियर की बुनियाद पर डिसीजंस लेने को डाटा साइंस कहते हैं। व्हाई टू अंडरस्टैंड डाटा साइंस, डाटा साइंस क्यों पढ़नी चाहिए, आज की इंपॉर्टेंट फील्ड है। Knowing about data science is important because it helps us to make better decisions in our daily life. आज की रोजमर्रा जिंदगी में बेटा डाटा साइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि आप इससे डिसीजंस ले सकते हैं। अब देखें आपके जितने ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, ये ट्विटर है, ये इंस्टाग्राम है, ये एक्स है, ये तमाम ऐप्स आपको जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं कि जी आपने एक रील देखी किस चीज की, फॉर एग्जांपल आपने रील देखी कि जी जूतों के स्टाइलों की। अब अगली रील्स आपको मोस्टली किसकी आना शुरू हो जाएंगी आपकी फीड में, आपके पास जूतों से रिलेटेड आना शुरू हो जाएंगी। आपके डाटा को उन्होंने रीड आउट किया। तो आज मौजूद जितनी भी एप्स हैं बेटा आपकी, वो सारी की सारी डाटा साइंस की बुनियाद पर ही डिसीजंस लेती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 43 में वो आपको कहता है व्हाट आर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ डाटा साइंस। क्या डाटा साइंस एक फील्ड है, इसमें दूसरे फील्ड के लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बेटा कंप्यूटर साइंस के लोग भी चाहिए जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, डाटा हैंडलिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लोग चाहिए जो डाटा पे लगने वाले फार्मूलाज बताते हैं आपको। स्टैटिस्टिक के फार्मूला जैसे बेटा मीन, मीडियन, मॉड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये वो तमाम फार्मूलाज हैं जो कि पैटर्न फाइंडिंग के लिए जरूरी है। इसी तरह बिजनेस नॉलेज के लोग भी चाहिए डाटा साइंस की फील्ड में। बिजनेस नॉलेज के लोग इसलिए चाहिए कि कंप्यूटर साइंस वालों ने सॉफ्टवेयर बनाया, मैथ और स्टैट वालों ने फार्मूला लगा के रिजल्ट निकाल दिया। अब बिजनेस नॉलेज वाले लोग उसकी बुनियाद पर डिसाइड करेंगे कि आया ये जो रिजल्ट आया है इस फार्मूला लगाने से, इस पे बुनियाद पर डिसीजंस क्या लेने हैं, क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इनके डिसीजंस क्या लेने चाहिए हमें नेक्स्ट इस डाटा की बुनियाद पर। क्वेश्चन 44 में वो आपको कहता है बेटा व्हाट आर द टूल्स इन डाटा साइंस। अच्छा, कौन से टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं डाटा साइंस में? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आता है बेटा और डाटा के एनालाइजेशन में भी काम आता है। सेकंड, पाइथन लैंग्वेज आपको 10th क्लास में पढ़ाई जाएगी डिटेल के साथ। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डाटा साइंस की, ये डाटा एनालाइज करने के लिए, डाटा मॉडल्स बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। थर्ड कैटेगरी में आप एक एग्जांपल दे दें, आर भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। और एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, डेटाबेसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज। डेटाबेस में क्या होता है बेटा, हम डाटा स्टोर करते हैं ताकि अपनी जरूरत के मुताबिक जब डाटा चाहिए हो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम डाटा इंसर्ट भी करते हैं टेबल्स में, डाटा रिट्रीव भी करते हैं, डाटा को अपडेट भी करते हैं और डाटा की रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं। तो ये बेटा आपके चैप्टर नंबर 6 के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इन्हीं में से बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे पेपर के और लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे अगर आप स्मार्ट तरीके से इसे सुनेंगे, समझेंगे और तैयार करेंगे। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पे इसको क्लियर कर देंगे।